भारत में राजनीति का स्तर किस कदर गिर चुका है, इसका एक उदाहरण कठुआ और उन्नाव में बलात्कार की 2 घटनाओं पर हो रही राजनीति से समझा जा सकता है। जम्मू कश्मीर के कठुआ में 8 साल की बच्ची के साथ सामूहिक रेप होता है। यहां तक कि मरी हुई बच्ची से भी एक पुलिस वाला रेप करता है, लेकिन राजनीति की बेशर्मी देखिए, पूरा मामला हिंदू मुस्लिम हो जाता है। यूपी में भाजपा के एक विधायक पर नाबालिग बच्ची के साथ रेप का आरोप लगता है, लेकिन पूरा पुलिस प्रशासन विधायक के बचाव में उतर आता है। आखिरकार हाई कोर्ट को पूछना पड़ता है कि क्यों विधायक की गिरफ्तारी नहीं हो रही है, लेकिन इसके बावजूद भी विधायक को सीबीआई केवल हिरासत में लेती है। मेरा सिर्फ ये कहना है कि देश में जो हालत है, जो महिलाओं के खिलाफ अत्याचार हो रहा है, सरकार को उसके बारे में कुछ करना चाहिए। दिल्ली में 2012 में हुए निर्भया केस के बाद महिला सुरक्षा को लेकर कई दलीलें दी गईं। सरकारों ने महिला सुरक्षा की बात की। खुद मोदी सरकार ने चुनाव के दौरान महिला सुरक्षा के मुद्दे पर बड़ी बड़ी बातें की, लेकिन आज मोदी बिल्कुल मौन हैं। राजनीति की फितरत होती है कि चुनाव के बाद वादे हवा हो जाते हैं। विपक्ष भी इस मुद्दे को हाथ से नहीं जाने देना चाहता है, और यही कारण है कि निर्भया कांड में जो राहुल गांधी कभी सड़कों पर नहीं दिखे, पर आज विपक्ष में हैं, तो रात को पूरी शक्ति के साथ विरोध में जुटे दिखाई देते हैं। हिंदुस्तान की राजनीति में राजनीतिक पार्टियां महिला सुरक्षा को केवल एक चुनावी एजेंडे में ब्रांडिंग के तौर पर इस्तेमाल करती आई हैं। महिला सुरक्षा को लेकर आज भी हम उतने ही लचर और लापरवाह हैं जितने पहले थे, और शायद संवेदनहीन भी, जो केवल मोमबत्ती जलाकर हर बार की तरह इतने जघन्य अपराधों को भूल जाते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जन टीवी न्यूज। इन दोनों मामलों पर राजनीति शुरू हुई। पुलिस और प्रशासन का निर्दयी चेहरा सामने आया। दोनों उन्नाव और कठुआ गैंगरेप मामले पर बेशर्म राजनीति इसमें शुरू हुई। कठुआ में 8 साल की बच्ची के साथ रेप हुआ और उन्नाव में भी नाबालिग के साथ रेप हुआ, और बीजेपी एमएलए पर आरोप लगे। और इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जब दखल दिया, तब विधायक को हिरासत में लिया गया, और बीजेपी जो बातें करती थी महिला सुरक्षा की, वो सारे दावे, वो सारी बातें खोखली और बेईमानी साबित हुई। खास खबर में आपका स्वागत है। और खास खबर में हमेशा अहम मुद्दे होते हैं, और आज भी बहुत अहम मुद्दा है। कठुआ यानी जम्मू कश्मीर में एक 8 साल की बच्ची के साथ गैंग रेप हुआ, उसकी हत्या कर दी गई। वहीं उन्नाव में नाबालिग के साथ रेप हुआ। आरोप बीजेपी के एक एमएलए पर लगे। आरोप किसी न किसी पर लगते रहते हैं। जम्मू में भी जिस बच्ची के साथ रेप हुआ, उस मामले में भी जिन लोगों पर आरोप लगे, वो भी समाज के जाने माने लोग हैं, उनमें पुलिस ऑफिसर्स भी शामिल हैं। बहरहाल हम बात करेंगे, और हमारे साथ मौजूद हैं सुरेंद्र सिंह नरुका और निशा सिद्धू। निशा सिद्धू जानी मानी सामाजिक कार्यकर्ता है, सोशल एक्टिविस्ट हैं, और बहुत ही जाना पहचाना नाम है। हम उनसे बात करेंगे। और सुरेंद्र सिंह नरुका जो कि बीजेपी के जाने माने चेहरे हैं, नेता हैं। तो हम शुरुआत करते हैं निशा जी से। निशा जी, 2012 में निर्भया कांड हुआ था, पूरे मुल्क में हलचल मची, पूरा मुल्क एक साथ सड़कों पर आया, विरोध किया कि हमारी बच्चियों के साथ आखिर ये क्या हो रहा है। हालांकि देश अभी तक उस कांड को भुला नहीं पाया था, और एक और कांड हो गया जम्मू कश्मीर में। एक नाबालिग बच्ची के साथ, छोटी सी बच्ची, 8 साल की बच्ची, उसके साथ ऐसी हरकत हुई, उसका मर्डर कर दिया गया, कत्ल कर दिया गया। यूपी में हम देखें, यूपी में एक एमएलए ने एक नाबालिग के साथ रेप किया, यहां तक कि उसके पिता की जेल में मौत हो गई। एक लंबे अरसे तक तो एफआईआर लॉन्च नहीं हुई। जब एफआईआर लॉन्च हुई, वो भी कोर्ट के दखल के बाद। आखिर ये क्यों हो रहा है? इसका रीजन क्या है? हमारे सियासी नेता क्या चाहते हैं? निशा जी। चेहरा है हमारे समाज का, एक फूल सी बच्ची के साथ ये सब घटनाक्रम घटा, और सच मानिए रोया रोया कांप उठा है। और हम कल्पना नहीं कर सकते कि हमारे समाज के अंदर ऐसे दरिंदे जिंदा हैं।
प्रोटेक्शन के लिए किसके पास जाते हैं? पुलिस के पास जाते हैं, हम अपने जो आला लोग हैं उनके पास जाते हैं। अगर वो ही ये सब करेंगे तो कहाँ जाएंगे? मंदिर जो जिसको लोग देवालय मानते हैं जाके शांति प्राप्त करते हैं, और मंदिर जैसी पवित्र जगह पे ये सारे कांड को अंजाम दिया जाता है। और उस बच्ची का चेहरा देखिए जो सारे सोशल साइट्स पे घूम रहा है, तो देख के बर्दाश्त नहीं किया जा पा रहा है कि ये हो क्या गया है हमारे देश को, क्या हो गया हमारे देश के लोगों को। और फिर दो तरह के लोग खड़े हो जाते हैं, एक बचाने के लिए अपराधियों को खड़े हो जाते हैं। तो मुझे लगता है कि ना तो अपराधी की कोई जात है, ना कोई धर्म है, ना उसको कोई राजनीतिक संरक्षण मिलना चाहिए। अपराधी मतलब अपराध है। और इतनी दरिंदगी, इतनी यातना दी उस बच्ची को। वो बेटी मेरी हो सकती थी, आपकी हो सकती थी, किसी की हो सकती थी। तो इसके साथ कोई समझौता नहीं हो सकता। ये ऐसे लोग सिर्फ सलाखों के काबिल हैं, सलाखों के पीछे ही होना चाहिए। उसके साथ किसी तरह की कोई रहम नहीं बरता जाना चाहिए, क्योंकि निर्भया तो हमारे समाज में अभी भी जिंदा है। वो घटनाक्रम आज भी होता आया है। मजबूत इच्छा शक्ति है ही नहीं कहीं पे। तो वरना हमारे प्रधानमंत्री जो अक्सर मन की बात करते हैं, अब उनका मौन जो है वो बहुत ही चुप रहा है कि वो क्यों। ये भी निशा जी, ये भी एक ताज्जुब की बात है। जब निर्भया कांड हुआ था, दहलाने वाली है। जब निर्भया कांड हुआ था उस वक्त कांग्रेस सत्ता में थी, बीजेपी विपक्ष में थी। बीजेपी ने सड़क पर आकर कई प्रदर्शन किए थे, बड़ी बड़ी बातें की थी, और इसके विरोध में बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ सड़क पर निकली थी और कांग्रेस पर आरोप लगे थे। अब वही काम कांग्रेस कर रही है। कांग्रेस विपक्ष में है और बीजेपी हुकूमत में है। तो आखिर बस ये पक्ष और विपक्ष का सिलसिला चलता रहेगा। बहरहाल हम इस बारे में और भी बात करेंगे, और हमारे साथ जुड़ चुके हैं हमारे न्यूज कोऑर्डिनेटर योगेंद्र शर्मा। तो मैं अब आगे की बातचीत के लिए हैंडओवर करता हूं योगेंद्र शर्मा साहब को। शुक्रिया जेरी। तो हम बात कर रहे थे, दो ऐसे केस सामने आ रहे हैं जो दिल दहलाने वाले। बात मुझे जहां तक लगता है कि सियासी पार्टियां वक्त नहीं तलाशना चाहिए कि किसके वक्त क्या हुआ था और कैसे क्या चीजें हुई थी। मुझे लगता है कि घाव पे मरहम से भी काम नहीं चल सकता, जिस तरह से ये जघन्य अपराध सामने आ रहे हैं। और मुझे लगता है कि तो बड़ी बात है कि जब बाढ़ खेत को खाना शुरू हो तो खेत की किस मुसीबत से निकलेगा खेत, वो सबसे बड़ी बात है। कठुआ वाली घटना, मुझे लगता है कि उसे कोई सांप्रदायिक रंग नहीं देना चाहिए। ये जो घटना है मासूम किसी की भी हो सकती है, उसे जात पात धर्म के साथ में नहीं जोड़ना चाहिए। और अपराधी हैं, और अपराध की पराकाष्ठा आप देखिए कि पुलिस कर्मी जिसे कहा जा रहा है कि ये ऐसा ऐसा हो सकता है, और वो उस दरिंदगी के अंदर चला जाता है। तो मुझे लगता है कि जिस तरह का जघन्य अपराध है, सजा वैसी होनी चाहिए और सजा का एक मैसेज होना चाहिए। अभी मैं कुछ देर पहले सुन रहा था, मेनका गांधी जी को कह रही थी कि उम्र कैद की सजा निर्भया केस के बाद से हो गई है, लेकिन अब फांसी की सजा पूरे मुल्क में लागू होगी 12 साल या माइनर जो केसेज हैं उनमें। तो सजा आप कितनी भी हो कर दो, लेकिन उस दरिंदगी को उस जहन से कैसे निकाल पाएंगे? आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरह की घटनाएं सामने आ रही हैं। उन्नाव की घटना हो चाहे बात कठुआ की घटना की हो, मुझे लगता है कि वो घटना है। और सामने जिस तरह की बातें आती हैं वो बहुत छिपाने वाली बात है। किसी से छिपा नहीं है कि यह दर्दनाक घटनाक्रम किस तरह से रहा है। जिस पुलिसकर्मी को भी घटना के बारे में बताया जाता है वो भी दरिंदगी में कूद पड़ता है। अफसोस, लेकिन मुझे लगता है कि अब वक्त शायद उस दौर से निकल रहा है कि जब पानी सर से निकलना शुरू हो तो आप सोच सकते हैं कि किस स्थिति में लोग पहुंचते हैं। बात सियासी जंग की नहीं है, सहमत की नहीं है कि किसको किसके वोट की परवाह है। मुझे लगता है इस मुल्क के लिए हम चाहे कितने ही स्लोगन्स दें कि बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, बेटियों को अगर आप आगे नहीं बढ़ाएंगे तो क्या होगा, इन सब चीजों से कहने भर से कुछ नहीं है। मैं तो एक बात कहना चाहूंगा कि आप कितनी बार, मैं कई बार इस बात का जिक्र करता हूं कि बच्चियों की हम पूजा करते हैं। कई बार दिखाया जाता है कि सामूहिक रूप से कन्या पूजन हो रहा है। सर मत करिए कन्या पूजन। नारी को नारी रहने दीजिए, उसको लक्ष्मी को और सरस्वती का रूप भी नहीं चाहिए, लेकिन वो जिस सम्मान, एक इंसानियत के सम्मान के हकदार है, कम से कम वो सम्मान तो उसे दीजिए। कभी नहीं महिला ये नहीं कहती है कि मुझे सरस्वती के रूप में देखिए, लक्ष्मी के रूप में देखिए, दुर्गा के रूप में देखिए। वो महज यही कहती है कि जो सम्मानित नारी जिसका हक है बस उसी नजरिए से देखिए, वही उसके लिए बहुत काफी है। हमारे साथ श्याम शर्मा साहब वरिष्ठ पत्रकार हैं, सुरेंद्र सिंह जी हमारे साथ में हैं। सुरेंद्र जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि देखिए ये सियासी अखाड़ा नहीं है, और अगर हम आज सियासी अखाड़े की बात करते हैं तो पहले भी इसी तरह की स्थितियां बनी हैं। आज वर्तमान जो सरकार है, अगर बात उन्नाव के केस की करें, चलिए कठुआ वाला मामला भी है जिसपे
सुप्रीम कोर्ट को कॉग्निजेंस लेना पड़ा महज इस बात के लिए कि वहां वकीलों को समझाया जाए, बार एसोसिएशन को समझाया जाए। मुझे लगता है कि स्थितियां बहुत बदल रही हैं। ये तो एक परंपराएं की बात छोड़िए कि कानून का जो राज होना चाहिए वो बिल्कुल साइडलाइन किया जा रहा है। उन्नाव की घटना में ये कहा जा रहा है कि माननीय विधायक को हम अरेस्ट कैसे कर सकते हैं कि सीबीआई के पास में केस चला गया है। कभी कहा जा रहा है कि उनके खिलाफ कोई सबूत नहीं मिल रहा, जांच में चलेगा, जांच के पहले कैसे उन्हें दोषी पा सकते हैं। अरे सर, दो चीज कैसे सामने आ रही है बीजेपी के राज में कि एक तरफ तो कहा जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट अगर ये बात कहता है कि एसटी एससी के एट्रोसिटी केस में आप अगर जांच के बाद अगर कोई दोषी पाता है तो अरेस्ट करें, उसको तो कहते हैं कि नहीं सर, सुप्रीम कोर्ट के आदेश की वजह से अराजकता फैल गई और उस विधायक को बचाने के लिए सिर्फ इस बात का तर्क दिया जाता है कि उनकी जांच की जा रही है। मुझे लगता है तो दोनों बात तो बीजेपी के लिए उचित नहीं है। ये बिल्कुल सर, शर्मा जी आपने जो बात कही, दोनों जो घटनाक्रम है वो घटनाक्रम किसी भी न तो हम राजनीतिक पार्टी को इसमें जोड़े, न किसी समाज को जोड़े, न किसी संप्रदाय को जोड़े। ये राजनीतिक पार्टी समाज संप्रदाय से ऊपर उठ के ये जो अपराधी हैं इनको इन किसी भी कैटेगरी में हम नहीं जोड़ के केवल अपराधी की कैटेगरी में जोड़ें और अपराधी ने जो अपराध किया है उस अपराध का दंड उसे मिलना चाहिए, चाहे वो उन्नाव कांड हो, चाहे अपने जम्मू कश्मीर का कांड हो। आपने बताया कि जो सुप्रीम कोर्ट की जो गाइडलाइन है, सुप्रीम कोर्ट ने जो आदेश दिया, सुप्रीम कोर्ट ने जो आदेश दिया उससे पहले जो इन्वेस्टिगेशन एक सीबीआई के पास चल रही, इन्वेस्टिगेशन सीबीआई ने इन्वेस्टिगेशन की और इन्वेस्टिगेशन के अंदर बाकायदा प्रथम दस्ता ये माना कि विधायक इसमें इन्वॉल्व है, इस अपराध में इन्वॉल्व है और उस मेयर को जहां तक सूचना है शायद विधायक को पूछताछ के लिए बुलाया गया और उन विधायक को गिरफ्तार भी कर लिया गया। तो इन्वेस्टिगेशन एजेंसी अपना कोर्ट के आदेश के बाद इन्वेस्टिगेशन एजेंसी अपना काम कर रही है और उस काम के अंदर भी कोर्ट के आदेश इससे कोर्ट के आदेश में नहीं, इन्वेस्टिगेशन चल रही थी और इन्वेस्टिगेशन में उन्होंने पाया कि नहीं अपराध प्रथम दस्ता साबित होता है। अब उसमें अपराध किया या नहीं किया वो भी इन्वेस्टिगेशन एजेंसी अपनी इन्वेस्टिगेशन करेगी। इन्वेस्टिगेशन के बाद अगर अपराध किया है तो उनके खिलाफ चार्जशीट पेश करेगी और जैसे वहां के मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि अपराधी को किसी भी रूप से बचाया नहीं जाएगा, जो भी अपराध में इसमें इन्वॉल्व है उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई है, कानूनी कार्रवाई स्वतंत्रता रूप से की जाएगी। किसी भी रूप से कानून को दबाने के लिए या अपराधी को बचाने के लिए कोई भी, चाहे वो विधायक हो, चाहे वो कार्यकर्ता हो, चाहे वो आम आदमी हो, ऐसा कोई भी कृत्य कोई सीएम साहब ने बिल्कुल ओपनली कहा है कि उनको बचाने की कोई किसी। चले मैं लौटूंगा आपके पास में, आप एक लॉयर भी हैं, यहां कुछ चीजें इन्वेस्टिगेशन से जुड़ी जो बात आपने कही है वो मैं आपसे लूंगा, लेकिन एक बार श्याम शर्मा साहब हमारे साथ में हैं। श्याम जी, मैं एक चीज जानना चाहूंगा कि दोनों घटनाएं दिल दहला देने वाली घटनाएं हैं और निर्भया केस के बाद में यह सोचा गया था कि शायद हालात सुधरेंगे, कानून का राज, कानून का भय होगा और जो दुस्साहस करने वाले लोग हैं शायद उन पर लगाम लगेगी, लेकिन जिस तरह की घटनाएं सामने आती है, और मैं तो कहना चाहूंगा कि वक्त के साथ कितनी ऐसी चीख उस अंधेर और गुमनाम में दफन हो जाती होंगी जिनके हलक तक वो अपराध को कहने की हिम्मत नहीं जुटा पाते हैं, इसका अंदाजा लगा सकते हैं। और उन्नाव वाली घटना में भी कुछ ऐसा ही दिखाई दे रहा है कि वो जो पीड़िता है सीधे जब थाने पहुंची तो उसके बाद ये तो परिवार के माध्यम से मामला दर्ज हुआ है, उसे न्याय किस तरह से न्याय की उम्मीद की जा सकती है? कोई व्यक्ति अगर पावरफुल है तो उसे कुछ भी करने का अधिकार है और फिर कहा जाता है कि मीडिया ट्रायल, मीडिया पे कुछ लगाम लगाना चाहिए, मीडिया कुछ भी परोस देता है। मैं एक बार फिर कहना चाहूंगा कि निर्भया केस में भी अगर मीडिया ट्रायल नहीं होता तो मुझे लगता है कि उन दरिंदों तक पुलिस नहीं पहुंच पाती। और आज भी अगर इस घटना को जिस तरह से हाईलाइट किया गया है प्रमुखता के साथ में, तो मुझे लगता है कि तो वक्त के साथ दफन कर दी जाती है सर इस तरह की चीजें। देखिए योगेंद्र जी, विडंबना यह है कि प्रधानमंत्री कहते तो हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, आज स्थिति यह है कि समाज के वो लोग जो कि कानून बनाते हैं वो अगर इसके अंदर इन्वॉल्व होकर के कार्य करें तो ये समाज अगर क्या दिशा किस हो जा रही है। अब हम आम व्यक्ति करें जो अनपढ़ हो, कुछ बेकार जो समझता नहीं हो, वो अगर ये घटना करता है तो समझ में आती है, लेकिन यहाँ तो वो है जो कानून बनाने वाले हमारे रक्षक हैं, जिन्हें हम वोटों के माध्यम से अधिकार देते हैं कि हमारा अधिकार संभाल के रखना, वो हमारे मासूमों का जिस प्रकार से घिनौना काम हुआ वो देश को लंचित करने वाला है, शर्मिंदा करने वाला है, उसको सब कुछ भर्त्सना करनी चाहिए। लेकिन राजनीतिक तौर पे जिस प्रकार का संरक्षण सरकार की तरफ से दिया गया, वो कहा जा सकता है कि यदि इतना दबाव नहीं बनना होता तो इन विधायक को अब विधायक एक बार खुद करे, उसके बाद गैंगरेप करवा करके उसके पिता
आपको उसमें आप देखिए कि अभिरक्षा के अंदर ही, थाने के अंदर ही इतनी पिटाई करें कि उसकी हत्या मर जाती है उसकी। तो इस प्रकार की घटना, अब जब एक परिवार के साथ एक दुविधा तो हुई है, दूसरी दुविधा है कि उस परिवार के मुखिया को आप ये कहो कि नहीं ऐसे बयान दो, तो ऐसे आप अगर इतना दबाव नहीं बनता, कल अगर राहुल गांधी रात को 12 बजे अगर नहीं निकलते पूरे के पूरे, और सरकार को फिर कहने के सीबीआई जांच दे रहे हैं और उसके बाद में अरेस्टिंग हो रही है, तो आखिर आप सरकार करना क्या चाहती है? यूपी की सरकार इसी प्रकार का करेगी। अब देखिए जम्मू कश्मीर की घटना तो और दर्दनाक है। एक बहन, उस बच्ची को ये मालूम नहीं है कि मेरा लेफ्ट हैंड कौन सा है, राइट हैंड कौन सा है। वो परिवार में, वो तो अभी इस दुनिया में आई थी, उसको ये पता ही नहीं होता कि इसके अंदर क्या होता है क्या नहीं होता। उस मेहनत की इतनी हिम्मत हो जाए, लेकिन अगर उसमें राजपूत जो एडवोकेट महिला है उसको तारीफ करनी चाहिए कि उसने हिम्मत जुटा करके जो खड़ी रही है, और क्योंकि पूरी बार काउंसिल खिलाफ हो गई आपके, लेकिन वो महिला अगर राजपूत महिला वकील नहीं खड़ी होती तो आज ये आखिर सामने ही नहीं आता मामला। तो ये दोनों घटनाएं हमारे देश को झकझोर देने वाली, शर्मिंदा करने वाली है। इसके ऊपर निश्चित रूप से सरकार को अब एक्शन लेना चाहिए। अभी तक क्योंकि उनको मैन जी को अभी तक गिरफ्तार नहीं किया, आप समाज को दिशा देने वाले लोग अगर ये करेंगे, इसको भी आप कम्युनल उसमें जोड़ रहे हैं कि ये उस संप्रदाय का है, वो उस संप्रदाय का है। अरे अपराधी अपराधी होता है, उसकी क्या संप्रदाय क्या जात होती है। देखिए यही तो कह रहा हूं कि ये जब वोटों की राजनीति जहां आ जाती है, ये सारी बातें होती है। उसमें वोटों की राजनीति को नहीं लाना चाहिए, बल्कि आपको अपराधी को अपराधी की तरह ट्रीट करना चाहिए और उसका जिस प्रकार से कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए करना है। लेकिन वो हुआ नहीं शुरू में। अगर हो गया होता। मैं एक सवाल लूंगा आपसे, हम थोड़ा सा वक्त को अगर हम देख करके चले, मोदी साहब बहुत ही हुनरमान व्यक्ति हैं, अच्छे, उनका अपना एक विजन है, लेकिन यहां पे सरकार 2 मुद्दों को लेकर के बैकफुट पे जाती नजर आ रही है। अगर हम पिछले 15 दिन की बात करें, 20 मार्च का जो डिसीजन होता है एट्रोसिटी वाला, उस पे विचार करते 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 सबसे पहले 23 तारीख को रामविलास पासवान आते हैं, 24 तारीख को जो महाराष्ट्र के जो लीडर हैं, उनका नाम मेरे से मिस हो रहा है, मिस्टर अठावले, वो निकल करके आते हैं कि हम सरकार से बात कर रहे हैं, एनडीए अन्याय नहीं करने देगा और आपका रिजर्वेशन खत्म हो रहा नहीं हो रहा, ये तो कोई इश्यू ही नहीं था। अगर सरकार को ये बात करनी थी कि हम गंभीरता के साथ में रिव्यू पिटीशन दायर कर रहे थे, तो पहले भी किया जा सकता था। 2 तारीख का इंतजार क्यों किया जा रहा था? देश को दंगों में झोंक दिया, उस दिन तक कोई डिसीजन नहीं कर पाई। और अगर उन्नाव वाले केस में जब मालूम था कि हालात ये चल रहे हैं, तो इसका मतलब आपकी इंटेलिजेंस फेलियर है। इतना इंप्रेशन पॉलिटिशियंस में है कि पुलिस के अधिकारी मुकदर सर बन करके बैठे रहे, और जो आरोपी है उनका भाई थाने के अंदर पुलिस की मौजूदगी में इतना मार दे कि आदमी की हत्या हो जाए। ये तो मुझे लगता है फिर अंतर क्या महसूस हो रहा है। देखिए योगेंद्र जी, आपने सही कहा कि वो कानून के रखवाले हैं। आपका डीजी, मैं सुन रहा था डीजी का बयान, विधायक महोदय पता नहीं क्या क्या उनको कर रहे थे, लेकिन आप अपराधी है, उसको कहिए अपराधी है, हम उसको पकड़ के सामने ला करके दोषी को हम सजा देंगे, ये नहीं कर। आप बार बार क्यों राजनीति कर? राजनीति में सबसे बड़ी जो दुविधा होती है ये होता है कि मुख्यमंत्री के करीबी है क्या या किसके करीबी है। तो जिस प्रकार का व्यवहार नहीं होना चाहिए, जबकि होना चाहिए था तत्काल गिरफ्तार करते। अब भी तो योगी जी का सुर बदल गए कि हम अपराधी है उसको अपराधी की तरह ट्रीट करेंगे, पहले ये चीज क्यों नहीं करेगी। अब देखिएगा दोनों राजनीतिक हालात अलग तरह के हैं। आप प्रधानमंत्री जी को हर चीज में तो प्रधानमंत्री को इन्वॉल्व करेंगे, आप प्रधानमंत्री को निर्देश देने पड़े दोनों जगह। अब एक जगह तो अभी तक स्थिति वही बनी हुई अभी तक आए नहीं है, लेकिन आप देखिएगा ये देश को बांटने का काम करेगा, आपको जोड़ने का काम नहीं करेगा। आप कोशिश कीजिएगा कि अपराधी को अपराधी की तरह अगर लेंगे और उसका कड़ी कार्रवाई करते हुए अगर कर देंगे तो ये सब राजनीतिकरण नहीं हो पाएगा इसका। क्योंकि कल जिस प्रकार से पहले निर्भया कांड में कांग्रेस सड़कों पे नहीं उतर पाई, और जिस प्रकार से कल जो देखने को मिला, जो वो पुराना रूप देखने को मिला कि आप एकदम से आए और आपने कहा कि दोनों जगह की घटनाएं जगह ने, निश्चित रूप से अपराध दोनों जगह का कहने वाली स्थिति नहीं, क्योंकि एक अबोध दोनों ही नाबालिग हैं और उसके साथ ये सब घटना हो जाए। वो तो विधायक तो पड़ोसी था, वो तो उसको भैया कह के संबोधित करती थी। आखिर ऐसी स्थिति में भी आप उसको रक्षा देने की बजाय इस तरह की घटना करो, और फिर घटना करने के बाद आप बाद में ये भी कहो कि आपने ये है, तो उसका भाई जाकर के थाने में उसके पिता को ये कहे कि इसको रोक दो, और उसके बाद आप नहीं करो और उसको हत्या कर दो। तो ये सारी बातें इस समाज को किस दिशा के अंदर लेके जाएगा, ये एक सोचने विषय, सबको चिंता करनी चाहिए। और इस पर
आम व्यक्ति को भी खड़ा होकर के भर्त्सना करनी चाहिए, जिससे कि स्थिति में कैसे सुधार हो, ये सबको। चलिए, निशा सिद्धू जी हमारे साथ में। निशा जी, मैं एक बार वापस आपके पास आना चाहूंगा कि देखिए, घटनाएं, अपराध का आंकड़ा लगातार बढ़ता चला गया। सरकारें चाहे किसी की भी हो, हमें चिंता यह करनी चाहिए कि ऐसा क्यों हो रहा है। हम उस जड़ में पहुंचने की कोशिश नहीं करते हैं। हम सिर्फ ये करने की कोशिश करते हैं कि वर्तमान सरकार है, निकम्मी है, गूंगी है, बहरी है, महिलाओं का ध्यान नहीं रखती। अरे भाई, जड़ में तो जाने की कोशिश करिए। जब आप एक उंगली उठा रहे तो ये ध्यान नहीं है कि 3 उंगली हमारी तरफ भी आ रही हैं, जो दूसरी वाली हैं। हम उस तय में नहीं जाते, हम इसे एक सियासी जामा पहनाने की कोशिश करते हैं। ऐसे सोल्यूशन नहीं निकल सकता। शायद यही एक बड़ी वजह है कि कानून कितना सख्त कर दीजिए, उसका मैसेज अभी भी नहीं है। आप लोग तो काउंसलर हैं, आप देखते हैं ऐसा क्या है कि आज भी इस दरिंदगी से बाहर नहीं निकाल पा रहे। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, मुल्क का प्रधान सेवक से लेकर के एक छोटे सेवक तक ये बात का स्लोगन तो देते हैं, लेकिन बेटी बचेंगी कैसे जब हालात ऐसे बनेंगे? तो बिल्कुल सही फरमाया आपने। बच्चे आपके वोटर नहीं हैं, वो आपका वोट बैंक नहीं है। आपको उससे ऊपर उठ के देखने की आवश्यकता है। हर बार मैं एक बार हमेशा ऐसे मामलों में कहा करती हूँ कि आप जितने प्रवचन बेटियों को देते हैं, उससे थोड़ा सा भी अपने बेटों को समझा देंगे, थोड़ा संवाद उनके साथ कर लेंगे तो हालात बदलते ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। वही रोक टोक उनके साथ लेने की आवश्यकता है। और इस मामले में ये जो दोनों घटनाक्रम घटे, इसमें कठुआ वाले में बहुत बड़ी चूक हुई है, जिसके लिए आज दिल्ली हाई कोर्ट की जस्टिस गीता मित्तल ने गाइडलाइन जारी की है। उन बच्ची का फोटो और उसका नाम दोनों पब्लिश हुए हैं, जो नहीं होने चाहिए थे, पूरे सोशल साइट्स पे चल रहे हैं। मैं समझती हूँ कि ये पोक्सो एक्ट का सीधे उल्लंघन है, तो वो नहीं किया जाना चाहिए था। बाकी सामाजिक कारण बहुत सारे हैं, लेकिन सुधार तो हमको अपने बेटों को, अपने भाइयों पिताओं को और पुरुषों को करना पड़ेगा। अदरवाइज हमारी बेटियां अपराध नहीं करती हैं। उनको अगर बचाना है, सेव करना और उनको डर और भय मुक्त करना है, तो हमको ही ये सख्त कदम उठाने पड़ेंगे। चलिए निशा जी, मैं लौटूंगा आपके पास में। छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, ब्रेक के बाद हम वापस लौटेंगे। आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं खास खबर। बात कर रहे हैं कटवा और उन्नाव की जो घटना है, ऐसे दर्दनाक और घिनौनी, कहूंगी दर्द भरी जो घटना है, किसी के भी रोंगटे उससे खड़े हो सकते हैं। हम निशा जी के पास में थे ब्रेक से पहले। निशा जी, कानून इतना सख्त होता जा रहा है, इसे क्या माने कि सोच का आपने जिक्र किया ब्रेक से पहले कि सोच नहीं बदलेगी तब तक कानून का असर नहीं होगा, लेकिन कानून का भी भय तो होना चाहिए। आप मध्य प्रदेश राजस्थान में ये कर दिया असेंबलीज में कि 12 साल से कम के माइनर के अगर कोई विक्टिम है तो उसके एक्यूज्ड को फांसी की सजा भी दी जाएगी। मेनका गांधी जी को मैं सुन रहा था कि देश में भी हम ये प्रावधान करने के लिए जा रहे हैं। सजा तो उम्र कैद की हो चाहे कैसी भी हो, सजा तो सजा होती है, लेकिन इसका भय क्यों नहीं है लोगों में? देखिए, भय इसलिए नहीं है, सजा मिलती नहीं है, बहुत जल्दी छूट जाते हैं। हर कोई आसाराम की तरह जेल में बंद नहीं है। और जहां उन्नाव का मामला मैं देख पा रही हूँ विधायक जी का, तो मुझे लगता है कि उनको क्यों नहीं, जब आसाराम जेल में बंद हो सकता है, इतना प्रभावशाली अपने आप को माना करता था, तो ये जेल में बंद क्यों नहीं है? कौन सी जांच और इन्वेस्टिगेशन? जब किसी माइनर के साथ कोई भी इश्यू होता है तो सीधे पोक्सो एक्ट है, प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन सेक्सुअल ऑफेंस, उसके लिए कोई जांच प्रक्रिया की आवश्यकता ही नहीं है। कानून ये कहता है यदि किसी बालक या बालिका के साथ ऐसा घटनाक्रम को अंजाम दिया जाता है। और रही बात सोच की, तो सोच तो हमारे समाज में, सिवाय मुझे बहुत बेशर्मी से ये शब्द यहाँ बोलने पड़ रहे हैं कि चाहे 6 माह की बच्ची है, चाहे 10 साल की है, चाहे 15 साल की है, उसकी योनि में आपको सिर्फ सेक्स ही क्यों दिखाई देता है? क्यों वो बेटियां दिखाई नहीं देती हैं? क्यों वो मासूम चेहरे आपको दिखाई नहीं देते हैं? सेक्स के अलावा कोई दूसरी बात नहीं सोची जा सकती है? तो ये कोई अच्छी बात नहीं। कितनी कविताएं लोग आज लिख रहे हैं, मैं देख रही हूँ सोशल साइट्स के ऊपर, तो मन अंदर से इतना दुखी है, कहने के लिए शब्द हमारे पास कम हो रहे हैं कि दरिंदगी को कहीं पे सही नहीं ठहराया जा सकता। और जाने किन कारणों से ये बड़े बड़े लोग बच जाते हैं। ऐसा प्रोटेक्शन किसी को तो नहीं मिलना चाहिए। सजा है, सजा मिलनी चाहिए, लेकिन फांसी की सजा, मैं तो पहले भी इसका विरोध करती रही हूं, क्योंकि एक आदमी जिसने अपराध किया उसको फांसी पे लटकाया, किस्सा खत्म। लेकिन उसने क्या सजा भोगी
वो जिंदगी भर जेल में सड़े, उसको पता चले किसी मासूम के साथ उसने क्या अपराध किया, और उससे इस तरह का बढ़ावा भी फांसी की सजा से मिलता है। जब ये पता चल जाता है कि ये तो मैं पता है कि मुझे फांसी की सजा होनी ही है, तो जो बच्चियों के जिंदा रहने की गुंजाइश होगी वो भी खत्म हो जाएगी, वो वहीं पे मार मुर के खत्म कर देगा। तो वो डर भी एक सता बहुत बड़ा वो देखेगा कि सबूत मिटाना, क्योंकि बहुत सारी ये बातें भी निकल करके आती हैं। जब ये निर्भया केस के बाद में उम्र कैद की बात की जा रही थी, फांसी के ऊपर भी चर्चाएं चल रही थी, तो बहुत सारे लोगों ने कहा था कि उस विक्टिम की जान को भी खतरा होगा अगर फांसी की सजा होगी। जब ये मालूम है इसको कि मुझे फांसी तो होनी है, मैं कोशिश करके देख लेता हूं कि सबूत में नष्ट कर दूं। खैर चले, लेकिन हम यही जानना चाहते हैं कि आखिर ये बहक क्यों नहीं है। धूप सिंह पूनिया कांग्रेस के सीनियर लीडर हमारे साथ में। धूप सिंह जी, अभी राहुल गांधी साहब ट्वीट के जरिए सारे लीडर्स को, सारे वर्कर्स को इकट्ठा करके इंडिया गेट पे रात को आ जाते हैं, और ये तो मैं कहना चाहूंगा कि चलिए इस घटना में उन्होंने भी दुख जाहिर किया है और पूरे देश भर में कांग्रेस के लीडर से कह रहे हैं कि उसको प्रदर्शन करिए। लेकिन ये सवाल अभी ये भी खड़ा हो रहा है कि राहुल गांधी साहब 16 दिसंबर 2013 में जब पूरा देश उस आग में झुलस रहा था, एक आक्रोश की आग में, उस वक्त राहुल गांधी साहब ने एक अल्फाज अपने जुबान पर नहीं लेकर के आए, उस वक्त किसी तरह का कोई जिक्र नहीं किया। तो क्या आप चाहते हैं कि अगर उस टाइम जिक्र नहीं किया तो अभी भी नहीं करें? राहुल गांधी संघर्ष कर रहे हैं इस सरकार को आईना दिखाने का। राहुल गांधी संघर्ष कर रहे हैं, रोड के ऊपर संघर्ष कर रहे हैं कि क्या अन्याय हो रहा है और ये सरकार क्या कर रही है। अब उत्तर प्रदेश में तो डायरेक्ट भारतीय जनता पार्टी के एमएलए इन्वॉल्व हैं। चलो, क्या राजनीति की वजह से राहुल गांधी अभी अपोजिशन में है तो उन्हें ध्यान आ रहा है सब चीजें? राहुल गांधी भावनाओं की वजह से ये किया, हर चीज में राजनीति मत लीजिए। राहुल गांधी का जो दिल है वो महात्मा बुद्ध की आत्मा उनके अंदर हमें नजर आती है, क्योंकि और भी हम नेताओं देख रहे हैं। राहुल गांधी देश के इस दौर में तमाम नेताओं से आपको अलग नजर आएंगे। अगर आप एक पॉजिटिव वे से उनको देखेंगे तो वो बहुत ही शुद्ध आत्मा के नेता हैं इस वक्त में, और वो जो संघर्ष कर रहे हैं वो इस लेवल के नेता शायद किसी पार्टी के नहीं करते हैं। इसलिए हमारी पार्टी भी जो है उनको फॉलो करती है कि हमारे इतने बड़े नेता जब रोड पे आ सकते हैं तो क्यों नहीं। और कांग्रेस का ये आना ही चाहिए कांग्रेस को, इसमें कोई ऐसी बात भी नहीं कि कांग्रेस में कोई। मेरा सवाल सिर्फ इस वजह से आपसे धूप सिंह पूनिया साहब, राहुल गांधी किसी पार्टी के अध्यक्ष से पहले इस देश के नागरिक है, इस वजह से मैं मानता हूं कि उनका हक है, उनका अधिकार है, उनकी ड्यूटी है कि अगर कोई इस तरह के अगर कहीं कोई दरिंदगी, कोई गलत काम हो रहा है तो उसके खिलाफ खड़ा होना चाहिए। उसके लिए मैं तारीफ करता हूं। लेकिन जब आप कुछ करने की स्थिति में थे, ऐसा कोई उदाहरण पेश नहीं कर पाए कि हाँ बिल्कुल उस दिन भी हम खड़े हुए थे, पार्टी लाइन से अलग हट करके हमने ये काम करके दिखाया। जब किसी अध्यादेश की वजह से लग रहा था कि वोट पे असर पड़ सकता है तो उस वक्त तो उसको फाड़ करके कूड़ेदान में फेंक सकते हैं राहुल गांधी, लेकिन किसी महिला के साथ जघन्य अपराध हो तो उस वक्त बिल्कुल सड़क पे नहीं आ सकते थे। नहीं, क्यों नहीं आ सकते थे? राहुल गांधी जो है वो ना कि महिलाओं के मामले में, ना कि गरीब के मामले में, ना कि किसान और मजदूर के मामले में, किसी भी मामले में देश के राहुल गांधी बहुत सेंसिटिव इस बात को लेके कि करप्शन के खिलाफ वो बोलते हैं, भ्रष्टाचार के खिलाफ वो बोलते हैं, महिलाओं की अगर कोई बात है, उनकी अस्मिता की कोई बात है, उसके खिलाफ वो जो है खुल के बोलते हैं। और आपने कहा कि जो बिल पाड़ के फेंक दिया, तो उसमें तो पूरी दुनिया अब ये बात मानने लगी है कि उन्होंने जो बिल को रोका वो कोई मामूली बात नहीं थी। सर, इसी वजह से मैं कह रहा हूं कि राहुल गांधी की उस पावर का हमें एहसास हो रहा है कि राहुल गांधी इतने पावरफुल हो सकते हैं कि कैबिनेट और गवर्नमेंट के डिसीजन को फाड़ के फेंक सकते हैं, और जैसे फाड़ने के बाद में राहुल गांधी जैसे चाह रहे थे वैसा सरकार ने किया भी। तो जब राहुल गांधी इतने पावरफुल थे तो दो बार आकर के कह सकते थे, महिलाओं पे लाठीचार्ज हो रही थी, पानी की बौछारें हो रही थी, महज एक सिर्फ इस वजह से कि वोट की राजनीति इस देश में केवल रेप पे भी हम सिर्फ एक सियासत का खजाना ढूंढते हैं। सियासत नहीं है। 2019 में देखिए राहुल गांधी का जो रूप आएगा देश के लिए, वो आपको लगेगा कि देश को जैसे राजीव जी कहीं लेके गए ऐसे ही राहुल गांधी 2013 में यूपीए 2 की गवर्नमेंट जो है वो आईपीसी में संशोधन लेके आई है, जिसमें महिलाओं को बहुत बड़ा रिलीफ मिला है, जिसमें सेक्शन 376 के साथ निर्भया केस के पास 2013 की बात कांग्रेस ही लेके आई ना, कांग्रेस यूपीए 2 की मैं बात कर रही हूँ। ये 2 कदम आगे जा रहे हैं, फांसी की सजा कर रहे हैं। 354 आईपीसी के अंदर बहुत सारे संशोधन हुए, तो मुझे लगता है कि उससे काफी रिलीफ मिला है, ऐसी बात
नहीं है, और- लेकिन और भी ये मिलेगा इस ये सरकार- बात बिल्कुल सही है कि राहुल जी ने उस वक्त चुप्पी साधी थी। हाँ, मैं वो जब बात कहना औरतें चाहता हूँ बेटी सिर्फ के इस साथ वजह से सड़कों के ऊपर कि नहीं राहुल लड़ गांधी सकते। एक पावरफुल तब उनको व्यक्ति थे। जनता के साथ आके खड़ा होना चाहिए था। राहुल गांधी कितना उनकी बोलते भावनाएं हैं, बहुत उस अच्छी चीज थी। को नजरअंदाज उनकी करके अगर भावनाएं कहीं एक बहुत जगह अच्छी किसी थी, वजह लेकिन से वो उस युवा क्या के कारण साथ, होंगे उस मुझे यूथ के साथ पूरा आके स्टडी नहीं खड़े हो मेरे पाए। ध्यान नहीं है। चलिए, मैं नरुका साहब अगर आपके पास आना चाहूंगा। मेरा सवाल आपसे भी यही है कि जब सुषमा स्वराज, राजनाथ सिंह जी, लाल कृष्ण जी आडवाणी साहब, सबका दर्द झलक रहा था और कहा जा रहा था कि कम से कम मोनी बाबा इस मामले में तो बोल सकते हैं, मनमोहन सिंह पे सवाल खड़े किए जा रहे थे, क्या आज हम उस अतीत को भूल पाएंगे? 3 मंत्रियों को आप उतार रहे हैं सिर्फ बचाव करने के लिए कि सरकार का रवैया बिल्कुल ठीक था, कुछ गलत नहीं किया। गलत किया नहीं किया, लेकिन उत्तर प्रदेश में सरकार पूरी तरह से बैकफुट पे नजर आ रही है। सरकार की अंधे की साफ इसमें दिखाई दे रही है। आखिर कोर्ट हर मुद्दे के ऊपर कोर्ट दखल दे रहा है, जब जाके सरकार की आंखें खुल रही हैं। हम अतीत को भूल जाते हैं और वर्तमान में आकर के सिर्फ बचाव के लिए कोई रास्ता नहीं ढूंढते हैं। सर, मैंने शुरू में यही कहा था कि ये दोनों कांड अगर अपन देखें तो इसमें राजनीतिक को दूर हट के बात करें। आपने अभी बताई कि निर्भया कांड जो अब 2012 के अंदर हुआ, 13 में 12 तारीख 12 अप्रैल 2013 में जो हुआ, उस निर्भया कांड के अंदर राहुल जी ने जो आपने बताया कि बुद्ध की प्रतिमा उनमें नजर आती है, लेकिन उस वक्त उन्होंने वो मौन साध के रखा और इसमें बोले नहीं, और आज वो रात को 12 बजे आते हैं और सड़क के ऊपर कैंडल मार्च करते हैं। तो इन चीजों में जो दोनों कांड हुए, मैं आज भारतीय जनता पार्टी के लिहाज से नहीं बोल रहा, एक आम व्यक्ति के हिसाब से बोल रहा हूं कि दोनों ही कांड इतने दर्दनाक हैं कि उनको अपराधियों को सजा मिलनी चाहिए। और जहां तक अपराध की बात हुई, कोई भी दोनों ही जगह भारतीय जनता पार्टी कोई भी व्यक्ति अपराध करता है, उस अपराध को करने में उसका जो भय है वो भय केवल कानून के रूप में ही देखने को मिलता है। और भय व्याप्त करने के लिए जो ये धाराएं बनी हुई है, वो धाराएं इसीलिए बनी हुई है कि साहब उसमें अगर कोई कांड कर रहा तो उस कांड में उसको क्या सजा मिल सकती है, इन्वेस्टिगेशन में अगर वो पकड़ा गया तो उसको क्या सजा मिल सकती है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने अगर कोई 12 साल की बच्ची से कम के साथ कोई अनैतिक ऐसी घटना करता है तो उसे फांसी की सजा का प्रावधान एमपी के अंदर दिया, राजस्थान गवर्नमेंट ने भी दिया। पोस्को जो कोर्ट है, वो पोस्को कोर्ट आज संभाग के हर स्तर पर खोली, वो भारतीय जनता पार्टी ने खोली। किस लिए खोली? कि ऐसे कोई भी कांड कोई अपराधी करता हो तो उसको जल्दी से जल्दी सजा मिले, फास्ट ट्रायल हो, फास्ट ट्रायल होने के कारण वो उसको अपराध का जो उसने कांड किया उससे वो बच नहीं सके। इसके लिए पोस्को हर संभाग मैंने सियासत शब्द इस वजह से जोड़ा है, मैं आपको निवेदन करना चाहूंगा, मुझे बहुत अच्छे से ध्यान है कि किरीट सोमैया साहब जो पार्टी के आपके के राष्ट्रीय सचिव हुआ करते थे भाजपा प्रदेश कार्यालय में, मुझे बहुत अच्छे से ध्यान है। मैंने उस स्टेटमेंट को वापस निकाल के पढ़ा, कहीं मैं गलत तो नहीं कह पा रहा हूं। किरीट सोमैया साहब कहते हैं बाबूलाल नागौर और महिपाल मदेरणा के केस में कि अगर हमारी पार्टी के किसी नेता ने ऐसा किया होता तो पार्टी के बाहर का रास्ता हम कार्यालय से उसे को अरेस्ट करवा करके निकलवा देते। और इतने दिन सीबीआई जांच में इतने घंटे लगा दिए, अशोक गहलोत को जब कोर्ट किया जा रहा था कितने घंटे लगा दिए। योगी साहब कहते हैं तो मुकदमा दर्ज नहीं हो पा रहा था। किस तरह के आदर्श की बात करते हैं? हम जब सत्ता में होते हैं तो नजरिया कुछ हमारा और होता है, जब प्रतिपक्ष में होते हैं तो नजरिया कुछ और होता है। सर, आपने अगर योगी साहब का अगर स्टेटमेंट, आपने जब किरीट सोमैया जी की बात की तो योगी साहब का भी स्टेटमेंट सुना होगा, उन्होंने भी यही कहा कि अगर कोई अपराधी है और वो अपराध में लिप्त पाया जाता तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की होनी चाहिए। लेकिन सर उस टाइम विधायक मिस्टर सेंगर इतने पावरफुल है कि उनके भाई थाने में पुलिस की मौजूदगी में मारपीट कर सकते हैं। उसमें भी इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, अगर उसमें भी उनका किसी भी रूप से इन्वॉल्वमेंट आएगा तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई होगी। उस कार्रवाई को किसी भी रूप से सीएम या सरकार बाधित कर रही हो, अंतर क्या रहा? अगर कांग्रेस के वक्त अगर किसी तरह के ऐसे जघन्य अपराध होते हैं और आपके टाइम पे कुछ अपराध होते हैं तो आपके तो कानून के नजरिए से और बिल्कुल संवैधानिक तरीके से पार्टी अपने निष्ठा से काम कर रही है, और दूसरे की जब सरकार होती है तो उसके अंदर होता है कि बिल्कुल दरिंदगी के लिए आंख मूंदी हुई है। ऐसे कैसे दो चीजें कह सकते हैं? इसी वजह से हम कहते हैं कम से कम ऐसे केस में तो राजनीति से आप लोग बाहर निकलिए। नहीं, कोई भी सरकार हो, मैं यही बात आपको शुरू से कह रहा हूं, कोई भी सरकार हो, अपराधी अपराध होता है। अपराध की न कोई राजनीतिक पार्टी होती है, न कोई उसका समाज होता है, न उसकी कोई संप्रदाय होती है। उसके खिलाफ कार्रवाई, कानूनी कार्रवाई हो, इस बात के लिए दृढ़ संकल्प भारतीय जनता पार्टी का हर कार्यकर्ता है, हर सीएम है। इसीलिए योगी जी ने शुरू से ये कहा कि अगर इसमें किसी भी रूप से विधायक इन्वॉल्व है तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई हो और उसको दंड मिले। श्याम जी, क्या लगता है आपको कि अभी नरुका साहब दावा कर रहे हैं, दूब सिंह जी पूनिया साहब अपनी पार्टी का दावा कर रहे थे, क्या हमारे यहाँ पे ये कह सकते हैं कि राजनीतिक एक नेता बताओ जिसने क्राइम किया हो और बाहर हो, और भारतीय जनता पार्टी का कोई एक नेता बताओ जो जिसको सजा मिली हो, भारतीय जनता पार्टी के नेता ने जो पूरी दुनिया मानते हुए क्राइम किया है और सजा मिली हो, एक बता दो मुझे।
क्राइम भारतीय जनता पार्टी क्राइम अगर करती नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के नेता किसी भी क्राइम व्यक्ति ने करते क्राइम किया है, मैं भारतीय जनता पार्टी की बात नहीं कर रहा, मैं कर रहा हूं ना। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में किसी ने भी क्राइम किया और क्राइम करने के बाद में भारतीय जनता पार्टी ने उसने बचाने की कोशिश की हो या उसको इन्वॉल्व करने हमारे सामने आज विधायक के खिलाफ जांच हुई, विधायक के खिलाफ अगर कांग्रेस मामला पाया गया, प्रधानमंत्री के लिए कांग्रेस का कोई नेता कुछ बोलता है जेल में, प्रधानमंत्री के लिए कांग्रेस का कोई बड़ा नेता अगर हल्के शब्द यूज करता है तो उसको 1 मिनट में कांग्रेस पार्टी से बाहर निकाल देती है। कांग्रेस पार्टी के अलायंस तक भी अगर किसी लेवल पे भ्रष्टाचार में लिप्त हो जाए तो उनको जेल देखनी पड़ती है। भारतीय जनता पार्टी का एक मुझे एग्जांपल बता दीजिए, बहुत बड़ी लिस्ट हो जाती है सर कांग्रेस पार्टी की। एक लिस्ट बता, एक नाम बता दीजिए मुझे कि भारतीय जनता पार्टी। मैं सिर्फ इतना सा जानना चाहता हूं आप लोगों से, मैं चलिए श्याम जी के पास में जाना चाहूंगा। श्याम जी मुझे तो एक साफ बताइए, हालांकि दोनों राजनीतिक दल कहते हैं कि हम हमारी भूमिका अदा कर रहे हैं और सरकार की आंख खोलने के लिए प्रतिपक्ष से जो मुद्दे उठा सकते उठाना चाहिए, बहुत अच्छी बात है, लेकिन क्या वास्तव में हम केवल अवसर तलाशते हैं? मैंने पहले भी निशा जी से कहा था और फिर एक बार कहना चाहूंगा आप सब लोगों से कि उस जड़ में जाने की कोशिश क्यों नहीं की जाती है? मैं हम सियासी रोटियां सेकने की कोशिश करते हैं कि अमुक गवर्नमेंट है इसकी वजह से हमें सड़क पे उतरना चाहिए, ये क्यों ऐसा? इस तरह के अपराध में वे इंतजार करेंगे हमारी सरकार तेरी सरकार। योगेंद्र जी, जिस प्रकार का माहौल पैदा हो गया है, अब देखिएगा उसमें हमको सामाजिक परिप्रेक्ष्य में जाना ही पड़ेगा। अब वो बच्ची जिसको पता ही नहीं क्या होता है, दुनिया उसने देखी नहीं, कुछ करा नहीं, उसके साथ दरिंदगी करने वालों को अगर आप बचाना चाहें, अगर ऐसी चीज करना चाहें, तो ये दुर्भाग्य समाज का है। जिस समाज ने उस बच्ची का तो कोई दोष, उसका तो इस दुनिया में वो पहचान ही नहीं कि दुनिया होती क्या है। अब उसके पहले उसकी दुनिया खत्म कर देते हो। तो आप देखिएगा कि वो पड़ोसी थी विधायक जी की, उसको भैया कहती थी, उसके बाद आप घटना क्या करने जा रहे हो? उस घटना के बाद आप उसके बाद भी क्या करते हैं कि उसके भाई को भेजते हैं, गैंगरेप करवाते हैं, उसके पिता को भेज करके थाने में पिटाई करके उसकी हत्या कर देते हैं, इसलिए कि उसके सबूत खत्म हो जाए, उसको कहे कि नहीं हमारे साथ कुछ नहीं हुआ। इस तरह की बातें अगर इस सरकार में हो रही है और सरकार कह रही है कि हमारे विधायक जी किसे पूछताछ करेंगे, लेकिन हम इतने दिन क्यों लगा देते हैं? उसका कारण यह है कि हम मुख्यमंत्री के कितने करीब हैं, हमारी कितनी पहचान है। एक छोटा सा सवाल है श्याम जी, यहाँ पे एक छोटा सा सवाल है। देखिए, हर पॉलिटिकल पार्टी की अपने वर्कर्स की टीम होती है और मोदी साहब के यहाँ तो इस वक्त जो उत्तर प्रदेश में इलेक्शन जीता पूरा गिरोह है, उस वक्त नहीं, मैं तो नहीं कह सकता गैंग गिरोह, ये मुझे उचित भी नहीं लगता। मैं तो ये कह रहा हूं कि बूथ लेवल तक पन्ना प्रमुख तक है, वो पन्ना प्रमुख आज भी तो होंगे, वहीं के तो वर्कर हैं, वो बता नहीं सकते कि हमारे यहाँ पे क्या चल रहा है। दूसरी बात, सरकार की अपनी इंटेलिजेंस होती है और किस बात का भय है योगी साहब को, जो कहा जाता है गांव में आगे नाथ ना पीछे जेवड़ा, कुछ नहीं है उनको। किस बात का डर, किस बात का मोह? सेवा के लिए आया कि वास्तव में तपस्वी हैं? उनको इतनी इंटेलिजेंस नहीं है उनके पास में कि मेरा एक विधायक क्या करतूत कर रहा है। अरे शासन के पास तो सब कुछ मौजूद होता है। अब आप देखिएगा कि जब प्रधानमंत्री का दबाव पड़ा तो फटाक रात को अरेस्ट कर लिया ना, वहां कहां कहने गए कि ये है वो है। अब उसके बाद योगी जी के सर बदल गए एकदम से, जब दबाव उच्च स्तरीय पड़ा। आज देखिएगा जो जम्मू कश्मीर वाला मामला तो और भी भयानक है। वहां पर आप आज तक हम वहां क्या है कि पूरे बार कौंसिल ही आपके उसमें आगे बचाव में, अगर आखिर ऐसी स्थिति में क्यों हो रहा है? सुप्रीम कोर्ट को दखल देना पड़ा, नोटिस सर्व किए हैं सुप्रीम कोर्ट। आप बताइए कि इसीलिए श्याम जी मैं कह रहा हूँ किसी भी अपराध की कोई एसोसिएशन, कोई जाति या कोई समाज नहीं, लेकिन आप देखिए कि जो दायित्व आपको दिया गया, अगर मैं कह रहा हूँ वो राजपूत महिला अगर एडवोकेट नहीं खड़ी रहती तो आज ये केस टिकता ही नहीं। वहां तो ये स्थिति बड़ी, आप महंत हैं और आपके साथ ये घटना करने जा रहे थे, तो समाज को क्या देना चाहते हैं? तो हम सबको सजग होना पड़ेगा। नरुका साहब, मैं एक बात जानना चाहूंगा। देखिए, सुषमा स्वराज जी का आप उस स्पीच पे आप गौर करिए, जब मानसून सत्र के दरमियान उन्होंने एक स्टेटमेंट को कोट किया था मनमोहन सिंह जी सरकार के वक्त में कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान को आप लोग कहते हैं, जगह जगह सोनिया जी भी इस बात को बोलती हैं, दूसरे लोग भी बोलते हैं, और मैं लगता हूं कि कोई सुषमा जी पे इस तरह से कमेंट नहीं कर रहा हूं, कोई भी हो, मैं भी हूं तो मैं भी ये बात बोलूंगा। हम इस स्लोगन को क्यों बार बार हाईलाइट करना चाहते हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ? क्यों इस स्लोगन को, क्यों इतने इस पे जोर देते हैं? इससे बढ़िया अगर हम जोर दें, उन संस्कारों पे देने की कोशिश क्यों नहीं करते हैं कि काश इनकी आवश्यकता नहीं। अरे सर, बेटी बचाओ के पीछे आज ये बहुत सारे लोग हैं। आप इस दर्द भरी दास्तान को आप सुनिए। भ्रूण हत्या जो हो रही है लड़कियों को देख करके, कि ये नहीं है कि उसको कोई पालने वाले परिवार वालों के बिल्कुल उसको खाना नहीं खिला सकते, कि उसका विवाह नहीं कर सकते। इस तरह की दरिंदगियों को देख करके लोगों को डर लगता है कि इस दुनिया में आएंगे तो हम किस मुंह से इसकी रक्षा कर पाएंगे।
सर योगेंद्र जी, बिल्कुल बात आपने बताई वो बिल्कुल सही है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का जो मेन उद्देश्य है वो यही था कि जो अपना ये क्राइम क्यों बढ़ रहा है, क्राइम इसीलिए बढ़ रहा है कि दोनों का जो अंतर है वो इतना ज्यादा था। जो आप 1000 बच्चों के लड़के थे और लड़कियां लगभग 700 और 800, पंजाब में तो और भी हालत ज्यादा खराब थी, हरियाणा में और भी ज्यादा हालत खराब थी। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का जो अभियान चलाया हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने, और सभी दल ने इसका जो समर्थन किया, उसका कारण यही था कि इन चीजों से भी क्राइम बढ़ता है। अगर ये जो अंतर है, ये अंतर अगर कम होगा, वो भ्रूण हत्याएं जो हो रही है, भ्रूण हत्याएं को रोकी जाए, बच्चे हैं बच्चों को कैसे न कैसे आगे बढ़ाया जाए, इनको पेट में ही नहीं, गर्भ में ही नहीं मारे, इस बात के लिए स्लोगन को रखा। इस स्लोगन का बहुत अच्छा असर हुआ। लेकिन ये जो दरिंदगी है, इससे इस स्लोगन से नहीं जोड़ा जाए। इस दरिंदगी के पीछे जो कुछ एक लोग हैं, जो कुछ एक अपराधी हैं, उन अपराधियों को सर मैं क्या कह रहा हूं आपसे, मैं क्या निवेदन कर रहा हूं, कई लोगों की इस तरह की बातें सामने आती हैं। किसी के 4 बच्चियां हैं, 5 बच्चियां हैं, वो देखते हैं कि महंगाई का युग है। कई लोग देखते हैं कि इसमें कोई संदेह नहीं है कि बेटे की चाहत ने भी भ्रूण हत्याओं को काफी बढ़ावा दिया है। लेकिन आज भी साहब जिस तरह के हालात इस समाज में देखने को मिलते हैं, इस मुल्क में देखने को मिलते हैं, लोगों को डर बैठता है कि आप क्या छोटी घटना मान करके चलते हैं। उन्नाव की घटना हो चाहे कठुआ की घटना हो, आप बहुत बड़ी घटना मानते हैं। लेकिन अगर हम इनको नहीं बचा पाएंगे तो किस पेरेंट्स की मतलब वो देखते हैं। आज हालात है कि जो बच्ची समझते नहीं किस बात को लेकर के मेरे परिवार वालों को संशय पैदा हो रहा है कि इसके साथ जाऊंगी कि नहीं जाऊंगी। आज हालात यह हो गया, इतना अविश्वास पैदा होता जा रहा है कि अगर पार्क में कोई बच्ची खेल रही है, हम उसके हेल्प करने के लिए भी उसके अगर सिर पे हाथ लगा दे तो पेरेंट्स के कान खड़े होते हैं कि भाई आपने टच क्यों किया इसको। यह विश्वास, ये हालात, और हम अगर स्लोगन ही देते रहेंगे चाहे कोई पार्टी हो कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, अरे सर ऐसे बेटी बचाओ ऐसे बेटी पढ़ाओ के स्लोगन नहीं चाहिए। उस बेटियों को बचाने के कम से कम ऐसा माहौल तो पैदा करने दीजिए कि वास्तव में कि इस देश में आने वाली बच्ची ये कह सके कि अगली जन्म मुझे बेटी ही कीजो। हम उस हालात का इंतजार कर रहे हैं। और अंतर क्या है आप ये बताइए मुझे कि आप लोग भी वही विरोध करते थे जो आज कांग्रेस विरोध कर रही है। कांग्रेस 2 कदम आगे बढ़ाई थी जब निर्भया केस हुआ कि इसमें जो क्लॉज उनको जोड़ने थे रेप केसेस में या छेड़छाड़ की घटनाएं में, काफी लंबी बहस पार्लियामेंट में होने के बाद में जोड़े, उम्र कैद की सजा मुकर्रर की गई। ये बहुत ठीक है, आपने फांसी की सजा की ओर जा रहे हो, लेकिन सर हालात बदलने चाहिए। आप चाहे सजा कम करिए कुछ भी करिए, लेकिन हालात नहीं बदल रहे। अभी जो आज मैं कहना चाहूंगा, चाहे श्याम जी हो चाहे निशा सिद्धू जी हो, हालात बदले दिखाई नहीं दे रहे नरूका साहब। हम चाहे केवल कोसते हो कि पूर्ववर्ती सरकार की ये स्थितियां थी, आज तो ये नहीं कह सकते कि 70 साल से कांग्रेस शासन में थी, इस वजह से रेप केस बढ़ रहे हैं। ऐसा क्या कर रहे थे ये लोग? सर मैं इसी बात को बता रहा हूं कि इस रेप केस क्यों बढ़ रहे हैं, इसमें केवल राजनीतिक पार्टियों को ही अपन ज्यादा जिम्मेदार नहीं मान के सामाजिक स्तर को भी जिम्मेदारी मानना जरूरी है। सामाजिक स्तर पे भी हमें काफी कुछ सुधार करने बहुत जरूरी है, स्तर पर सुधार जरूरी है, लेकिन राजनीतिक दलों को इस वजह से जिम्मेदार आप लोग एक वॉलंटियर की भूमिका में नहीं है जो समाज के लिए ध्यान रख सकें, इस महायज्ञ में आप काम कर सकें। महज आपको वोट की परवाह है कि आज अगर हम नहीं बोलेंगे तो कल वोट पे असर तो नहीं पड़ेगा। आप भविष्य की चिंता देश की नहीं है, सिर्फ वोट की चिंता करते हैं, चाहे कोई राजनीतिक दल हो। अगर आज उन्नाव के केस की अगर घटना होती है तो आप एक नजीर पेश कर सकते थे, और कानून का भय नजीर से होता है। आप एक पेशेवर लॉयर हैं सर, आप अगर उन्नाव के घटना है वो राजनीतिक स्लोगन नहीं है, उससे कोई वोट नहीं बढ़ रहे, वो सामाजिक स्लोगन सर राजनीतिक दलों सरकार सामाजिक स्लोगन है। और सामाजिक स्लोगन अगर किसी सर एक मैसेज कानून का कौन देगा? लड़का साहब, कानून का मैसेज एक सरकार देती है चुनी हुई, जिसे हम चुन करके भेजते हैं। अगर उन्नाव की घटना में वास्तव में अगर मिस्टर सेंगर दोषी हैं तो सरकार एक नजीर पेश कर सकती थी कि हम ऐसे भी करना जानते हैं। अगर आप ऐसे बचाएंगे तो आज दूसरा व्यक्ति गली निकालना शुरू करेगा कि ऐसे बचाया भी जा सकता है। किस तरह के नजीर की बात करेंगे? कानून के पृष्ठभूमि में भी अगर सबसे कोई आगे आया है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकारें हैं। भारतीय जनता पार्टी ने 12 साल से कम की बच्ची के साथ अगर कोई ऐसी अप्रिय घटना होती है तो उसमें फांसी की सजा का प्रावधान रखा है। भारतीय जनता पार्टी ने पोस्को कानून तो बहुत सख्त है, पहले से कानून काफी सख्त है। नरूका साहब, कानून बहुत सख्त है पहले से। अपराधियों को सजा मिले और उनका मैसेज लोगों में जाए, मैसेज समाज में जाए, इसीलिए कानून बना हुआ है। और उस कानून की अनुपालना हो इसलिए सरकार बनी हुई है। और उसकी अनुपालना के तहत ही आज एक विधायक अगर इसके ऊपर ये आरोप लगाए तो जेल के अंदर है। अगर ये जो जम्मू कश्मीर में जो कांड हुआ तो उनके भी जो जिनके ऊपर आरोप लगाए, चाहे वो कितने ही बड़े अधिकारी तो लोकल पुलिस नहीं कर पाई कुछ भी। नहीं जब सीबीआई जांच दी गई तो आपके प्रधानमंत्री का हस्तक्षेप हुआ तो कुछ कानून के अंतर्गत ही तो किया गया। कानून अगर समाज में ऐसी घटनाएं बंद होगी। एक शाम जाऊंगा, निशा जी आपके पास जाना चाहूंगा। जो विधायक है, मुझे लगता है कि जनप्रतिनिधि हैं, वो जानते भी होंगे कि मैं जो कृत्य करने जा रहा हूं उसकी सजा क्या होगी और क्या यह उचित है मैं जो कर रहा हूं। आप ये बताइए कि हम बात कर रहे हैं कि कानून किसी को नहीं छोड़ता है और
एक गुस्सा जिस तरह से बढ़ता है कि आम आदमी की तो अपेक्षा आम आदमी से बड़ा कद है, माननीय है, वो चुने हुए लोगों में से है। जितने 10 करोड़ की पॉपुलेशन अगर उत्तर प्रदेश के है तो उनमें से जितने विधायक हैं 400 कुछ लोग जो हैं, उनमें से एक वो मिस्टर सेंगर भी हैं। आप ये बताइए कि उनको इस बात का एहसास नहीं है, फिर कानून का खौफ आम आदमी से आप उम्मीद कर रहे हैं और विधायक जो पढ़ा लिखा है उससे तो ज्यादा उम्मीद करनी चाहिए, वो इतने बेखौफ क्यों थे? बिल्कुल, जिन योगी जी के बहुत सारे गीत गाए जा रहे हैं यहाँ पे कि बहुत अच्छे हैं, बहुत बढ़िया सुशासन उनका है, उतनी ही अराजकता उनके राज के अंदर है। और ये राजनीतिक संरक्षण प्राप्त जब होता है आपको और आप उस सरकार का हिस्सा हैं तो आप बेखौफ होकर ये सारे अपराध को कारित कर रहे हैं। और उस पर ये कि हर ऐसे केस में या हर ऐसे मामले में क्या हर बार हम प्राइम मिनिस्टर का मुंह देखेंगे कि वो ही दखल दे तब जाके कोई एक्शन होगा, तब जाके कार्रवाई होगी, और या तब होगी जब जनता सड़कों पे उतर आएगी। जो स्वतः स्फूर्त किया जाना चाहिए उसके लिए हर बार जनता क्यों सड़कों पे उतरे, क्यों जन समूह दबाव बनाए, वो अपने आप क्यों नहीं हो जाए, ऐसी व्यवस्था क्यों नहीं है? और बिना किसी खौफ और भय के बेटियां हमारी बाहर निकल पाए। बिल्कुल सही फरमाया आपने, ये कागजों में है जो करोड़ों रुपए खर्च हो गए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के। जरा धरातल में उतर के देखिए, लोग हम लोग भी लोगों के बीच में जाते होंगे, हमको भी पता लगता होगा बड़े बड़े बंद कमरों के सेमिनार करने से कोई वातावरण नहीं बदला करता है। और लोगों के अंदर भय है अपनी बेटियों को लेके। कोई भी शाम को 6 बजे के बाद नहीं चाहता कि उसकी बेटी सड़क पे दिखाई दे। अगर बेटी बाहर होती है तो माँ बाप की चिंता बढ़ जाती है। लेकिन आप मुझे बताइए कि क्या हमारी बेटियां छुई मुई के पौधे हैं? क्या उनको इस तरह से इस डर और भय के साथ जीना पड़ेगा? ऐसे साए से डरना पड़ेगा? क्या ये देश हमारा नहीं है? क्या देश का संविधान हमारा नहीं है जिसने एक नागरिक होने का हक हमको दिया है? हर बार हम ऐसे ही कानूनों की शरण में जाएंगे क्या? तो क्यों वो मर्द क्यों नहीं सुधरते, मर्द जात क्यों नहीं सुधरती है? क्यों हम लोगों के अंदर ये सेक्सी दिखाई देता है? क्यों हमारी बेटियां निर्भीक होकर नहीं आ जा सकती? तो वो वातावरण देना किसी भी सरकार का काम है, सरकार चाहे उसकी हो या किसी और की हो। उनका ये पहला दायित्व बनता है कि उनकी जनता जो है वो सुरक्षित हो, निर्भीक हो, बिना किसी डर और खौफ के जा सके। और अगर लड़कों में खराबी है, लड़कों में कमी है तो संवाद कीजिए, उनके साथ बात कीजिए, उनको बेटियों को प्रवचन देना बंद कीजिए। जब ये वातावरण बदल गया, सिर्फ समाज के मत्थे दोष मारना भी बंद करें। ये हमारी राजनीतिक जिम्मेदारी है, खासतौर पर उस दल की जो सबसे ज्यादा बड़ी पार्टी होने का दावा करते हैं, जो एक मिस कॉल से अपनी सदस्यता देते हैं। तो उनकी तो पहुंच जनता तक बहुत ज्यादा होगी। तो क्यों नहीं, जो बूथ लेवल पे कार्यकर्ता पैदा कर सकते हैं तो बूथ लेवल पे इस बात को भी आसानी से पहुंचाया जा सकता है कि आपका आचरण कैसा होना चाहिए। और यही बात है कि जब थुरावड़ की घटना होती है तो यूनाइटेड नेशन को, यूएन को चिंता व्यक्त करनी पड़ती है और भारत को चिट्ठी लिखनी पड़ती है कि भारत के हालात बिल्कुल ठीक नहीं है। तो मुझे लगता है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर के ऊपर भी ये बात जाती है। जो सीडा संधि है, वो जो समझौता है, भारत सरकार को पूरी दुनिया के अंदर जाके भारत देश को वहां कहना पड़ता है कि हम औरतों की सुरक्षा, औरतों के सवाल, उसको लेके ये कार्यक्रम करेंगे। ये हमारा वहां समझौता होगा। समय कम है मेरे पास में, 1 मिनट का वक्त है। मैं तीनों को 30-30 सेकंड देना चाहूंगा। धूप सिंह जी, आपके पास आना चाहूंगा। बहुत लिमिटेड समय में आप बोलिए कि देश भर में कैंडल मार्च निकाल रही है कांग्रेस, आप लोग इस घटना के विरोध में निकाल रहे हैं, ये बात तो सब ठीक लग रही है, लेकिन सरकार को इस कदर कोसा जा रहा है कि बिल्कुल तुरंत प्रधानमंत्री को रिजाइन करना चाहिए, सरकार को बर्खास्त कर देना चाहिए। ये सब चीजों से क्या सोल्यूशन निकल पाएगा? नहीं, सोल्यूशन तो इससे नहीं निकलेगा, लेकिन किसको कहें, किसके राज में हो रहा है? एटलीस्ट तो जो शासन में है वही तो जिम्मेवार है। अगर अच्छा होता है तो प्रचार भी करते हैं हम अच्छा कर रहे हैं, बुरा हो रहा है तो छाती को लगाओ ना कि यस हमारे टाइम में बहुत बुरा हो रहा है और इसको हम रोकेंगे। सरकार को रोकने के लिए विपक्षी दल अगर ये ना कहे तो कौन कहेगा, कौन उनको लगाम लगाएगा? वो तो भारतीय जनता पार्टी को आप गौर से देखिए, एथिक्स को मानती नहीं है, कानून को मानती नहीं है, भाईचारे को मानती नहीं है। चलिए, अपोजिशन का ये काम तो आपने उचित कहा कि अपोजिशन क्या कर सकता है, सरकार के कान ही तो खोलने का काम कर सकता है। तो यानी कि पूर्ववर्ती जो जिस वक्त अपोजिशन में बीजेपी थी वो भी लोग यही काम कर रहे थे, तो उचित ही कर रहे थे उस वक्त क्यों उनको दोषी ठहराया जा रहा था? देश में अराजकता का माहौल पैदा करने की कोशिश की जा रही है। यस, नियत देखनी पड़ती है। इनकी नियत पार्टी की नियत हमेशा से संदिग्ध रहती है। ये बात को घुमा के पेश करते हैं, कांग्रेस सीधी बात करती है कि ये सही है तो सही है और गलत है तो गलत है। चलिए, मैं नरुका साहब आपके पास आना चाहूंगा। नरुका साहब आपके पास आना चाहूंगा। आपने इस बात को स्वीकार किया कि बहुत ही जघन्य, इसमें कोई संदेह नहीं है कि हर कोई स्वीकार करेगा
लेकिन थोड़ा सा बीजेपी को डिफरेंट मानते थे, क्योंकि बीजेपी ने हमेशा बात ऐसी की है कि संस्कारवान, संस्कारों के कुलीनों की कुनबा कहा जाता है बीजेपी को। और आपकी सरकार के वक्त भी इतना जब प्रचंड बहुमत उत्तर प्रदेश में पहली मर्तबा मिला हो, जब उम्मीद कर रहे थे कि राम मंदिर के मामले में शायद इससे ज्यादा बीजेपी को अभी बहुमत नहीं मिलेगा, जब आपको बहुमत मिले और अगर वहां की बच्चियां सुरक्षित नहीं हो, तो मुझे लगता है कि चाहे कितनी बार इसे कहा जा सके, कोई कोसने से नहीं पीछे रह सकता। सर, यूपी की जो सरकार का आप ये जो बता रहे हैं, मैंने बताया कि जघन्य अपराध है, लेकिन इससे पहले कि आप जब सरकार योगी जी आए और शपथ ली, और शपथ के बाद में जघन्य अपराधियों को जिस तरीके से उन्होंने जेल में ठूसा और जो अपराध वहां कम हुए हैं, वो भी एक बहुत बड़ा उदाहरण। सर, सेंगर साहब कैसे बच गए उनकी नजरों से? सेंगर साहब का अपराध साबित, जो प्रथम दस्ता साबित हुआ, और सेंगर साहब को अंदर जेल चले, आखिरी सवाल मेरा श्याम जी आपसे है, मैं वाइंड अप करना चाहूंगा। बस आखिरी सवाल है, खैर इस देश के अंदर कुछ भी हो रहा है, लेकिन कुछ हालात बदलते नजर आएंगे कि अभी चिराग जो उठ चुका है या जल रहा है, ये कैंडल्स एक बार निकल रही है, क्या इससे हालात बदलेंगे? या जब घटना होती है तभी हम कैंडल लेकर के खड़े होते हैं? राजनीतिकरण से तो देश बदलने वाला तो नहीं है, इनको कुछ प्राप्त हो जाएगा, ये बात सही है, लेकिन समाज को बदलाव की दृष्टि तो अपनानी ही पड़ेगी। आम व्यक्ति कैसे सुरक्षित है, हमारी बच्चियां हम कैसे सुरक्षित रख करके उसको आगे बढ़ा करके इस अच्छा माहौल दें, इसके लिए आम व्यक्ति को जागरूक होना ही पड़ेगा। सरकारी चलिए, मैं माफी चाहूंगा, समय का अभाव में रोकना चाहूंगा। खैर, लेवल हुआ भी एक घटना है, निश्चित रूप से हम बात कर सकते हैं, खुलकर के बात कर सकते हैं कि बहुत ही जघन्य और एक चेताने वाली भी मैं कहना चाहूंगा आप लोगों को। वक्त ऐसा आ चुका है कि सरकारों के भरोसे नहीं, समाज को बदलना होगा, नजरिया तो बदलना ही होगा, लेकिन कुछ बदलाव के लिए आपको भी बदलना होगा। इस मुल्क की आजादी सिर्फ यो नहीं मिली थी कि जो आगे लड़ रहे हैं बस वही लड़ते रहेंगे, आजादी को जरूर पढ़िए आप। और मुझे लगता है कि आज ये जो आजादी एक मानसिकता से बाहर निकल के की है, मुझे लगता है इसके खिलाफ भी आपको जंग छेड़नी होगी, और जरूर से आप खड़े होइए, और खड़े उस अपराध के खिलाफ होइए। सरकार है, सरकार की रेस्पॉन्सिबिलिटी है, लेकिन हमें भी एक नजरअंदाज होने की आवश्यकता नहीं है। मैं तो सैल्यूट करना चाहूंगा उस बच्ची को भी उन्नाव में, जो किसी कीमत पर रुकी नहीं, और चाहे उनके पिता की हत्या भी कर दी गई या मौत का कोई कारण बना हो, लेकिन वो टूटी नहीं है। उसने कहा कि खैर चले, जितने हम बात करेंगे उतनी कम है जो जिस तरह की घटना है, लेकिन मैं तो इतना ही कहना चाहूंगा कि आप मजबूत रहिए और हौसलों को बुलंद करिए। अब वक्त आ चुका है, सिर्फ ये चिराग उस दिन नहीं जलाइए आप जिस दिन घटना होती है, इस लो को जलते रहने दीजिए, बुझने मत दीजिए। मुझे लगता है जब ही शायद इस अपराध के लगाम लग पाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। खास खबर बस इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।